प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास करनाल हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जन्म कुंडली क्यों दिखाई जाती है। जन्म कुंडली दिखाने का अर्थ सिर्फ इतना है, आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं प्रभावों में आकर के, आधुनिकता के प्रभाव से युक्त होकर के, लोगों को देख करके, और क्या नहीं करना चाहिए इस समाज में रह के। क्या आपको करना चाहिए, आपका धर्म क्या कहता है, आपके शास्त्र क्या कहते हैं, अधिकार क्या है आपका, आपका कर्तव्य क्या है, किस क्षेत्र से धन ज़्यादा आएगा, किस क्षेत्र में मेहनत करने से मेहनत का नुकसान होगा, कौन से क्षेत्र में पराक्रम करने से व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित होगा, कौन से स्वास्थ्य में कौन से अंग शरीर के कमज़ोर हैं, किस विषय का हमें अध्ययन करना चाहिए, कौन सा विषय हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है, कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन सभी विषयों के साथ आपके संबंध कैसे लोगों से होने चाहिए, आपके संबंध कैसे लोगों से हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यात्रा कब करनी है, दान कब करना है, पूजा किस ग्रह की करनी है, यात्रा कब करनी है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो वेदों के प्रकाशित होने की तारीख तय करता है ना। पुराणों के प्रकाशित होने की तारीख तय करता है। भगवान कब सोएंगे ये ज्योतिष शास्त्र बताएगा, भगवान कब करवट लेंगे ये ज्योतिष शास्त्र बताएगा, भगवान कब जगेंगे ये सब उसमें, भगवान को जल कब चढ़ाना है, भगवान को यज्ञ कब करना है, भगवान के निमित्त दान कब करना है, हमारे पूर्वजों के निमित्त हम दान कब करेंगे, हम अपने निमित्त कौन सा काम करेंगे, ग्रहण कब है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन पे किस तरीके से पड़ने वाला है, भयानक बीमारियों से बचने का प्रभाव हमारी कुंडली में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भीड़ या समुदाय से इकट्ठित होकर के हमारी मृत्यु हो जाएगी। अकाल मृत्यु का योग कुंडली में कितना प्रतिशत बना हुआ है, किन बीमारियों से बच करके हम अपने जीवन को और ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। ये तमाम प्रश्न आपको कौन बताएगा, कौन बताएगा। तो ये त्रुटि से लेकर के प्रलय तक की जो काल गणना होती है वो ज्योतिष शास्त्र में होता है। समुद्र में नाव कब उतारेंगे, कब हमारी यात्रा सफल होगी, हम मंत्री से मिलने जा रहे हैं कब घर से निकलेंगे, हम अपने से बड़े अधिकारी से मिलने जा रहे हैं कब मिलेंगे, हम लेख कब लिखेंगे, हमारी पत्रिका कब छपे, ये सब 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 टोटल एक शून्य से लेकर के अनंत तक की यात्रा करने का मुहूर्त। यज्ञ कब किया जाए, बीज वपन कब किया जाए, बरसात कब तिखी वाली होगी, बरसात कब सौम्य वाली होगी। किसी व्यक्ति के स्वभाव गुण धर्म, उसके चरित्र ज्ञान गुण विशेषण को समझने के लिए आपको उसकी पत्रिका देखनी होती है। विवाह कब होगा, कहा गया है ना, भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता। कब विवाह हो, किस मुहूर्त में हो, किस लग्न में हो, किस वार में हो, आपके भाई के साथ संबंध कैसे हैं, आपके माता पिता के लिए आप कितने भाग्यशाली हैं, आपका व्यवसाय, आपका धर्म, आपकी नैतिकता, आपका पुरोधा बनना, आप समाज के लिए कितना उपयोगी होंगे, समाज आपके लिए कितना सहयोगी साबित होगा, आपके मित्र आपके लिए कैसे रहेंगे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारी जन्म कुंडली हमें देती है। आप ज़रा उठा करके देखिए, कोई एक ऐसा शास्त्र बताइए जो आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ समग्र रूप से एक माला में गुंफित करके देता हो। कोई ऐसा शास्त्र नहीं है। शास्त्रकार यहाँ ये लिखते हैं, ज्योतिष शास्त्र की जब महिमा गाई गई तो उसमें ये बात कहा गया, अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम्। दुनिया के जितने शास्त्र हैं वो सब कहीं ना कहीं जा करके तर्क वितर्क के जाल में उधेड़ बुन में उलझ करके रह जाते हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र इसके प्रत्यक्ष साक्षी सूर्य और चंद्रमा हैं। और वो क्यों साक्षी हैं, क्योंकि वो दिन रात चक्कर लगाते हैं। उनकी रोशनी, उनकी आभा, उनका जो विकिरण होता है, उनका जो आकर्षण विकर्षण होता है, उसके बल पे समुद्र तट के इलाके, हमारा मौसम, हमारी दिनचर्या, हमारा मनोभाव, हमारा तीव्र और शांत होना, हमारा क्रोध, हमारा वैमनस्य, हमारे अंदर की ईर्ष्या, ये सब प्रभावित होती है। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है। यहाँ पे आप बहुत छोटे से गणना करते हैं और अनंत तक की यात्रा करते हैं। इस वजह से भी आजकल इस ज्योतिष शास्त्र की महिमा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी उपयोगिता और भी ज़्यादा सिद्ध हो जाती है।
जैसे जैसे ज्योतिष शास्त्र का विस्तार होता गया है, इसमें कुछ ऐसे लोगों ने भी अपने हाथ धोए हैं, जैसे गंगा जी की अविरल धारा गोमुख से निकलती हैं, वो एकदम स्वच्छंद गति से बढ़ना चाहती हैं, ज्योतिष शास्त्र वैसे ही बहना चाहता है। पर जैसे जैसे इसकी दूरी तय होती जाती है, जैसे जैसे ज्योतिष शास्त्र अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचते जाता है, जैसे जैसे वो गंगा सागर की तरफ बढ़ता है, जैसे जैसे वो लोगों के हाथों से गुजरता है, वैसे वैसे कुछ अभद्र, कुछ नक्षत्र सूची श्रेणी के लोग इसमें हाथ धोते हैं और इसकी पवित्रता और शुचिता का अतिक्रमण करते हैं। तो सामान्यतः इसमें ये समझने वाली बात हो जाएगी कि आपके इस ज्योतिष शास्त्र रूपी गंगा में आप किस तट पे जाकर के अपनी कुंडली का अध्ययन कराते हैं। बहुत सामान्य बात है, नहीं है। आपने गंगा जी का स्नान किया, शुरू से लेकर के अंतिम तक गंगा जी वही हैं, लेकिन गंगा सागर में स्नान करने की महिमा अलग है और गोमुख में स्नान करने की महिमा अलग है। गंगा सागर में विशेष मुहूर्त में स्नान किया जाता है तो वही, फल तो वही है, लेकिन विशेष मुहूर्त, विशेष तिथि, विशेष घाट पर, अब जैसे बनारस में काशी में तुलसी है ना, तो उस घाट की अलग महिमा है। तो ये आपकी पत्रिका कौन देख रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसके पास इस विषय का समग्र समुचित ज्ञान है, या फिर कोई नक्षत्र सूची जिसके पास अधूरी जानकारी लेकर के वो बैठा है। सामान्य बात है, क्योंकि ये बहुत छोटी विद्या नहीं है, ये बहुत बड़ा सागर है और इसको समझने के लिए उसके जैसे ही किसी गंभीर व्यक्ति की आवश्यकता होगी, जो इस विषय को बहुत संजीदगी से छूता हो और इसका आदर करता हो, इसकी प्रतिष्ठा रखता हो और इसको अपने माथे पर बिठा करके विराजमान रखता हो, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 6 मिनट का समय तो ऐसे ही बीत गया, पर यह आवश्यक है, कभी कभी बता देना चाहिए, इसकी महत्ता है। जन्म होता है जातक का उत्तरायण और शिशिर ऋतु पे शनि का प्रभाव होता है। उत्तरायण में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं, जैसे गुरु, जैसे बुध, जैसे शुक्र, जैसे चंद्रमा, ये सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं और शुभ ग्रहों के बलवान होने का प्रभाव जातक के जीवन में शुभ प्रभावों का संचार होता है। अब जैसे अगर दक्षिणायन में जन्मे होंगे तो दक्षिणायन में पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है, शनि, मंगल, राहु, केतु आदि। तो ये जब इनका प्रभाव बढ़ जाएगा तो ये आपके जीवन को रस दे देते हैं, फिर आपको साहस जुटाना पड़ता है, फिर आपके सामने विषम परिस्थितियों का निर्माण भी होता है। तो ये बातें होती हैं। वार शुक्रवार है, ये शुभ वारों में माना गया है और शुक्रवार के अधिपति शुक्रदेव होते हैं, जो इस कुंडली के कौन है? चतुर्थ के साथ साथ लाभ के अधिपति, जहां उच्च के गुरु पहले ही उच्च के चंद्रमा पहले ही लग्नेश होकर के विराज रहे हैं और इन भावों के स्वामी अपने मित्र के साथ मित्र की राशि में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि शुक्र बलवान है, वारेस बलवान है और जन्म कुंडली के 4 प्रमुख अवयव होते हैं जिन पे पूरी कुंडली टिकी रहती है। पहला चंद्रमा, दूसरा लग्नेश, तीसरा वार के अधिपति और चौथा जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह या लग्नेश, जैसे मैंने कहा गुरु भी कह सकते हैं। इस कुंडली के लग्नेश चंद्रमा होंगे तो चंद्रमा, और एक अलग तरीके से चंद्रमा, दूसरा इस कुंडली के लग्नेश हो गए, वो चंद्रमा हो गए। वार के अधिपति भी बलवान होने आवश्यक होते हैं, देव, गुरु, बृहस्पति सभी कुंडलियों में बलवान होने आवश्यक होते हैं। तो ये 4 ग्रह मुख्यतया आपकी कुंडली में बलवान होने ही चाहिए। अब कुछ बार मैंने ये भी कहा है कि चंद्रमा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे सूर्य, तीसरे नंबर पे वार के अधिपति और चौथे नंबर पे लग्नेश, ये 4 ग्रह बहुत आवश्यक होते हैं कि आपकी कुंडली में बलवान हो। इसमें 2 की बात तो समझ में आती है कि वारेश बलवान होंगे तो व्यक्ति की कुंडली बलवान हो जाएगी। भाई वार का अधिपति अगर बलवान होगा तो अपने वार में वो बलवान परिणाम करेगा, और उसके बाद लग्नेश अगर बलवान होंगे तो व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य ऊर्जा उसके साथ रहती है। और सूर्य चंद्रमा क्यों बलवान होते हैं और क्यों होने चाहिए? चंद्रमा से वर्तमान देखा जाता है और सूर्य से उसका भविष्य देखा जाता है, जबकि चंद्रमा और सूर्य ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सामान्यतया प्रकाशक ग्रह कहे गए हैं। यही जातक को रोशनी देते हैं। कैसी रोशनी देते हैं? ये वैसी रोशनी देते हैं जो उसके शरीर को मेंटेन करता है, जो शरीर को सीधा खड़ा करता है, जैसे मेरुदंड। तो शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो प्रायः सूर्य और चंद्रमा के कमज़ोर होने से ही शुरू होती हैं और इनके ही मजबूत होने से समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में लाख राजयोग बने हुए हों और सूर्य और चंद्रमा अगर कमज़ोर हैं तो कुंडली सीधी खड़ी होने में समय लेती है। लाख आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा बलवान होकर बैठे हैं, अगर कुंडली का केंद्र खाली है तो वो फिर ऐसे ही कमजोर। तो एक एक चीज किसी दूसरे पे निर्भर होती हुई परिणाम करती है। ये ज्योतिष शास्त्र में
आप लोगों को कई बार ऐसा लगता होगा कि एकादश में के शुक्र बैठे हैं तो ये परिणाम करेंगे, ऐसा होगा। ऐसे कहने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि तुम्हारी कुंडली में यहाँ बैठा है इस वजह से ऐसा है, आपकी कुंडली में ये यहाँ बैठा है इस वजह से सचेस उसको पता नहीं। आजकल ज्योतिषियों की भाषा बड़ी अजीब सी हो गई है, पर उसके मूल संबंध में आप जब जाएंगे तो कोई भी ग्रह अकेला परिणाम कभी नहीं करता है। जैसे यहाँ पे राहु अकेले कभी परिणाम नहीं करेंगे, यहाँ पे सूर्य अकेले परिणाम बुध के साथ, यहाँ सूर्य बुध भी बैठे हैं तो ये अकेले परिणाम दोनों नहीं करेंगे। इन दोनों के ऊपर केतु का प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों के ऊपर गुरु चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ेगा, इनके ऊपर शनि और शुक्र का भी प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए, कोई भी ग्रह कभी भी स्वतंत्र होकर के परिणाम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो उस आकाश के कौन से क्षेत्र में बैठा है, तो ये छठे भाव में बैठे हैं। उनके साथ कौन बैठा है तो वो परिणाम, वो उसका असर पड़ेगा। उनसे चौथे कौन बैठा है उसका असर पड़ेगा। उनसे 10वें कौन बैठा है उसका असर पड़ेगा। उनके तीसरे बढ़कर के कौन सा ग्रह उनका बल बढ़ा रहा है उसका असर पड़ेगा। उनको कौन देख रहा है उसका असर पड़ेगा। वो किस नक्षत्र में बैठे हैं इसका असर पड़ेगा। वो आकाश के कौन सी राशि में बैठे हैं ये इसका असर पड़ेगा। वो ग्रह नवांश में कैसा बैठा है, वो ग्रह दशमांशा में कैसा बैठा है, उसका मित्र उसको देख रहा है या उसका शत्रु उसको देख रहा है, वो अपने मित्र के नक्षत्र में बैठा है या शत्रु के नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का स्वामी कैसा बैठा हुआ है। आप जब इतना सारा देखते हैं तब जाकर के आपको मलाई प्राप्त होती है, तब जाकर के आपको घी मिलता है, समझे। और आमतौर पे आजकल क्या है, ऐसे ज्योतिषों की भरमार है जो सिर्फ भाव फल कथन करना जानते हैं। छठवें के सूर्य हैं ऐसा करेंगे, छठवें के बुध हैं ऐसा करेंगे, आठवें के शुक्र हैं इस तरीके का फल देंगे। ऐसे लोगों को बेवकूफ के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर सकते, सच्ची बोल रहा हूं। ऐसे लोग सिर्फ सिवाय बेवकूफ को अपनी परिभाषा को सिद्ध करते हैं। तो ये बात आवश्यक होती है कि आपकी कुंडली में कुंडली का अध्ययन ऐसे होना चाहिए जहां पे बहुत ही सूक्ष्म विषय पे चर्चा हो जाए, है ना। तो ये आवश्यक होता है। जन्म हुआ है जातक का शुक्ल पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में जो जन्मा होगा वो सुंदर होगा। संतति में उसको थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों को स्त्री संततियां भी कई बार ज्यादा होते देखी गई हैं। सुंदर होगा, धनवान होगा, दानी होता है, ये शुक्ल पक्ष का प्रभाव है। वो मृदुभाषी होता है, बोलता बड़ा अच्छा है, उसकी वाणी सबको आकृष्ट करने वाली, और सबके सामने वो विनय संपन्नता से प्रस्तुत करता है खुद को। और द्वादशी तिथि, तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि यानी कि चंद्रमा यहाँ पे पूर्णतया बली हैं, और चंद्रमा जब बली हैं तो शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि का जन्म है, और जन्म हुआ है रात्रि को, मतलब शाम को 7:32 यानी कि अंधेरे उजाले में, उजाले वाली रात्रि में जन्म हुआ है। तो शुक्ल पक्ष के रात्रि का जन्म और कृष्ण पक्ष के दिन का जन्म जातक और जातिका के लिए शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। इसका अर्थ होगा कि एक तो जातक की कुंडली में चंद्रमा बलवान हो गए, तो आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षंत शुभा शुभानी, मतलब सारे ही ग्रह चंद्रमा पे आश्रित होते हैं। इस वजह से अब चंद्रमा चूंकि बलवान हो गए, और दोनों तरीके से बलवान हो गए, क्योंकि रात में जन्म हुआ है, शुक्ल पक्ष में रोशनी में जन्म हुआ है, और शुभ ग्रह के चंद्रमा में जन्म हुआ है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 75 से 80% जातक की कुंडली बलवान मानी जाएगी। चंद्रमा व्यवस्थित तो सब व्यवस्थित, धन मान पद मन बुद्धि चित्त शांत है, बड़ा कोई ईर्ष्या द्वेष छल कपट मोह मात्सर्य आलस्य प्रमाद नहीं है, एकदम बिल्कुल सब व्यवस्थित है। व्यक्ति कभी भी किसी की प्रगति को देख करके जलेगा नहीं, है ना। ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई अंदर बहुत ज़्यादा कोई सफोकेशन नहीं है, कोई स्वास्थ्य में कमजोरी बहुत बड़ी गंभीर बीमारी नहीं है। ये सब चंद्रमा इम्यून देते हैं। और व्यक्ति का वर्तमान, व्यक्ति की दिनचर्या, व्यक्ति का अनुशासन, व्यक्ति की मैत्री और व्यक्ति की प्रगाढ़ता, उसका जो कंसिस्टेंसी होना है लगातार काम में लगे रहने का, वो बहुत अच्छा है। रोहिणी नक्षत्र वस्तुतः अगर देखें तो ये वृष राशि का नक्षत्र होता है। वृष राशि के अंतर्गत रोहिणी नक्षत्र आते हैं, जिसके अधिपति, ऐसे तो ये नक्षत्र चंद्रमा का है, पर इसके अधिपति देवता ब्रह्मदेव होते हैं। तो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र का जब भी जातक कभी कोई बीमार पड़े, कुछ काम ना बने या थोड़ा रुकावट जैसा जीवन में दिखाई दे, तो इसी मंत्र का लगभग 5000 बार जप करना चाहिए। और साथ ही साथ कुशा की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। पीपल की जड़ भी गले में धारण कर सकते हैं। अगर ना मिले तो आप चिरचीटे की जड़ भी अपने गले में धारण कर सकते हैं, चांदी के ताबीज में भर के। और यज्ञ दान पूजा पाठ मंदिर दर्शन ये सब करना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा हैं। और जरा ध्यान से देखिए तो इस कुंडली के लिए चंद्रमा लग्नेश होते हैं। लग्नेश हैं
अपने नक्षत्र में हैं, उच्च के हैं, और जातक को जब जन्म होता है तो वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में आता है। मैंने इस पे अपने मेन चैनल पे जनकुल पाराशर ज्योतिष लक्ष्य वाला है, उस पर एक कार्यक्रम बनाया था। उसमें बात कही थी कि शास्त्रकार लिखते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हों, अगर उस नक्षत्र का अधिपति अगर उस कुंडली का योग कारक या राजयोग कारक या प्रधान ग्रह बन जाए तो जातक का जीवन संवर जाता है। जरा ध्यान से देखिए, तो चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का ही ये नक्षत्र है, और चंद्रमा ही इस कुंडली के लग्नेश हैं, और चंद्रमा ही इस कुंडली के प्रधान ग्रह भी हैं। लग्नेश है, प्रधान ग्रह हैं, लग्नेश हैं, उसके बाद जो क्या बोलते हैं कि उच्च के बैठे हैं अपने नक्षत्र। तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ जो चंद्रमा बैठे हैं वो जातक के जीवन को आरंभ से ही उसको एक अच्छी जो है वो प्रचुरता दे देंगे, उसके स्वभाव के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसकी आयु के लिए, उसको प्राप्त होने के लिए बहुत सारी चीज़ें स्वतः मिल जाती हैं। और एक चीज़ मैंने और भी बताई थी कि जन्म कुंडली का अगर 9वां भाव सुरक्षित है या जन्म कुंडली का अगर 10वां भाव सुरक्षित है तो आप इत्मीनान रखिए कि आपकी कुंडली कभी डीरेल नहीं होगी। तो दशम स्थान के अधिपति लग्न में बैठे हैं, उस पे राहु की दृष्टि है, तो दशमेश और इस कुंडली के योग कारक ग्रह मंगल होते हैं, लग्न में बैठे हैं। नवांश कुंडली में जरा देखिएगा तो वो मंगल आपकी कुंडली में मित्र की राशि में बैठ रहे हैं। जहां बैठे हैं मंगल, इस कुंडली के योग कारक ग्रह मंगल यहां मित्र की राशि से परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य और मंगल का आपस में परिवर्तन। मंगल कर्क राशि में नीच के होने के बावजूद भी अपना परिणाम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः इंजीनियरिंग, मेडिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर के क्षेत्र में काम करते देखा जाता है। कई बार उन्हें प्रोफेसर वगैरह भी बनते देखा जाता है, या इस क्षेत्र में बड़े ओहदे पे जाकर के पहुंच जाना। यहाँ राहु 100% बहुत अच्छा परिणाम करेंगे। राहु के बारे में एक ही बात कही गई है, राहु अगर शुभ भाव में बैठे हैं तो शुभ परिणाम करेंगे, राहु अगर अशुभ भाव में बैठे हैं तो अशुभ परिणाम करेंगे। राहु अगर मीन राशि में बैठे हैं तो तटस्थ परिणाम करेंगे। राहु अगर योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं तो योग कारक हो जाएंगे। राहु अगर मारक ग्रह की राशि में बैठे हैं तो मारक हो जाएंगे। राहु पे अगर जरा ध्यान से देखें तो यहाँ पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस राहु का बल गुरु और चंद्रमा बढ़ा रहे हैं, इस राहु का बल सूर्य और बुध बढ़ा रहे हैं, इस राहु का संपूर्ण परिणाम यहाँ 2 परम मित्र शनि मंगल बढ़ा रहे हैं। लेकिन मंगल और शनि का प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम भाव में होने के कारण ये शनि मंगल कभी कभी कष्ट भी देंगे, पेट से संबंधित समस्या, नाभि के नीचे का क्षेत्र परेशान प्रभावित होता है। लेकिन ये राहु 100% अच्छे और शुभ परिणाम देने वाले बनेंगे। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति जन्म कुंडली में जो बनता है वो ग्रह आपकी कुंडली में स्वग्रही है। नवांश कुंडली में वो नीच के हो रहे हैं, हालांकि यहाँ पे लग्नेश होकर के बैठे हैं तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे इस कुंडली का जो नक्षत्र का स्वामी है राहु उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, इसके स्वामी यहाँ पे स्वग्रही हैं। मारक ग्रह के नक्षत्र में बैठने के कारण जब कभी भी शनि और राहु की अंतर्दशा या महादशा अंतर्दशा एक्टिव होगी तो व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या देगी। उस दौरान महामृत्युंजय आदि पूजा पाठ, दुर्गा सप्तशती आदि का पूजा पाठ ये सब करवा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी वो ग्रह नीच का ही हो रहा है, उसके पास कोई बल नहीं मिल रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को स्वास्थ्य में परेशानी होगी। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ सूर्य और बुध बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं जो व्यक्ति को नौकरी देंगे। और यहाँ जो गुरु चंद्रमा बैठे हैं, जरा ध्यान से देखें तो यहाँ सूर्य और बुध व्यक्ति की कुंडली में द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं, और यहाँ गुरु और चंद्रमा स्थिर राशि में बैठे हैं, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ भी स्थिर राशि में ही बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ सूर्य और बुध का परिणाम 100% मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं यहाँ सूर्य, शनि और शुक्र और गुरु और चंद्रमा ये लगभग इससे कम परिणाम करने वाले ग्रह बनेंगे। मतलब परिणाम किसका ज़्यादा होगा युति में? तो द्विस्वाभाविक राशि में अगर ग्रह की युति हो रही है, यहाँ सूर्य बुध बैठे हैं, यहाँ गुरु बुध बैठे हैं, और यहाँ देखिए तो यहाँ तो कोई ग्रह युति में है ही नहीं, तो इसका अर्थ होगा कि यहाँ गुरु बुध और यहाँ सूर्य बुध ये व्यक्ति की कुंडली को ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने वाले बनेंगे। मतलब गुरु बुध और सूर्य इस कुंडली में 100% जातक के लिए लाभान्वित करने वाले परिणाम देंगे, जबकि यहाँ पे गुरु और चंद्रमा जो बैठे हैं इनकी युति थोड़ी कम निचोड़ करके थोड़े मेहनत के बाद परिणाम देने वाली बनेगी। आगे बढ़ के बात करेंगे, अभी पंचांग पे ही मैं चर्चा कर रहा था।
जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण होगा। इस वजह से वैश्य वर्ण के कारण व्यक्ति में राजसिक प्रभावों की वृद्धि होते देखे जाती है और कभी कभी क्रोध, कभी कभी अपने मन के हिसाब से काम करना, कभी कभी निर्णय में जल्दबाजी हो जाना या जल्दबाजपन की प्रवृत्ति के कारण निर्णय का गड़बड़ होना। विवाह शादी में कई बार मतभेद होते देखा जाता है। इन सभी चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी होगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शिक्षा पे ध्यान लेके आते हैं। जन्म कुंडली के पंचमेश अगर लग्न से संबंध बनाते हो या जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शुभ ग्रह या सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे जातकों की कुंडली में बुद्धिमता, चरित्र, ज्ञान, विज्ञान, विवेक और कीर्तिमान स्थापित करने का गुण आ जाता है। पंचम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, यहाँ वो परिवर्तन योग कर रहे हैं। पंचम भाव में उच्च के चंद्रमा, पंचम भाव के अधिपति लग्न में। क्या अर्थ निकला? लग्न के अधिपति पंचम में, पंचम के अधिपति लग्न में। लग्न या पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि, चंद्रमा जैसे दो सौम्य ग्रह की दृष्टि, राहु की दृष्टि है जो उच्च शिक्षा में कभी कभी बाधाएं देंगी। हालांकि यहाँ पे भी सामान्यतया कम यहाँ पे भी वो पंचम भाव के जो स्वामी हैं यहाँ के चंद्रमा शुक्र बनते हैं जो जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? द्वितीय भाव में केतु के साथ, जो एजुकेशन को एक पॉजिटिव नेचर देते हैं। उच्च के चंद्रमा यहाँ विराज रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि जातक की कुंडली में उच्च शिक्षा, ऊंचा पद और अच्छी प्रतिष्ठा वाली नौकरी मिल जाती है। धन कैसा है? तो लग्न के अधिपति का लाभ में बैठना महाधनी योग है। धन के अधिपति का ऋण में जाना, लेकिन मित्र की राशि में बैठना। ऋण है और धन भी है, मतलब संघर्ष भी है। बुद्धिमानी, बैंकिंग और कई बार पैसे दे करके अटक जाना, गलत निर्णय में जाना, निर्णय तक पहुंचने में विलंब, इस तरीके की परेशानी यहाँ सूर्य की दशा में देखने को मिलेगी। मेहनत कैसा है? तो तृतीय भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं और तृतीय भाव पे केतु और गुरु का प्रभाव है। साथ ही साथ यहाँ के अधिपति जो हैं वो जन्म कुंडली में अपने मित्र के साथ, धनेश के साथ बैठे हैं। तो व्यक्ति जो धन कमाएगा वो मेहनत से कमाएगा, मतलब धन कमाने के लिए मेहनत है और करनी है। सुख कैसा है जीवन का? तो उस भाव के अधिपति हैं छठे भाव में, आठवें भाव में बैठ जाते हैं। इसे कुहू योग कहते हैं। इसके कारण कई बार पिता माता से दूर रह करके व्यक्ति को सफल होते देखा जाता है। इसे कुहू योग कहते हैं, जिसका एक नेगेटिव परिणाम ये होता है कि कई बार विषयों को लेकर के या जो दृष्टिकोण होता है उसको लेकर के पिता से मतभेद बनते हैं, या कई बार व्यक्ति इस शुक्र की दशा में गलत संगति में भी जाने की स्थिति में, या आलस्य या अपनी एनर्जी को नहीं पहचानना, इस तरीके के कारण उसका धन, उसका जो प्रतिष्ठा है, उसका जो पद है वो कई बार नुकसान में जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। यश, बुद्धिमान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य बहुत अच्छा है क्योंकि पंचमेश लग्न में पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पंचम का कारक देख रहा है। नौकरी बहुत अच्छी है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। छठवें भाव के स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हैं और इस भाव के स्वामी अष्टम में बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि आरंभ में व्यक्ति अगर छोटी नौकरी भी स्वीकार कर लेता है तो आगे उसको सफलता मिल जाएगी। धन यहाँ भी है, धन यहाँ भी है, लेकिन धन किसी को देने से नुकसान हो सकता है। शत्रुओं के बीच भले घिरे रहेंगे लेकिन कभी हारेंगे नहीं। शत्रु पे व्यक्ति विजेता ही बनता है। व्यापार कैसा है? व्यापार और नौकरी और पार्टनरशिप कैसी है? तो ठीक है, उससे आप धन कमा सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस करना हो, पार्ट टाइम कोई नौकरी हो, ये भी आप कर सकते हैं। आपकी कुंडली में उससे धन, मान, पद, प्रतिष्ठा। उसके बाद ससुराल के साथ संबंध, आपकी दिनचर्या, आपके पड़ोसियों के साथ आपके संबंध बहुत ही उच्चतम स्तर के हैं। रिसर्च कैसा है? कंसंट्रेशन, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आयु बहुत अच्छी है, मृत्यु बहुत अच्छी है, मोक्ष योग लगा हुआ है, इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। पितरलोक से व्यक्ति आया है, पितरलोक को जाते हुए नजर आ रहा है। नवम स्थान भाग्य में धर्म कितना है? भाग्य धर्म कितना है? तो इनके योग जन्म कुंडली में सामान्यतः ठीक ठाक है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना अपने भाव से कभी कभी भाग्य की चिंता भी करता है। इस अवस्था के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, दानशीलता, परोपकार, अच्छे लोगों से मैत्री, पूर्वजों के नाम पे दान पुण्य पूजा पाठ करना, ये सब करते रहने की आवश्यकता है। और इसका व्यय शुक्र और शनि आयु दे रहे हैं और कभी कभी प्रैक्टिकलिज्म बढ़ा रहे हैं। व्यक्ति वाणी से गंभीर होता है, अपनी अवस्था से ज़्यादा जीता है और अपनी अवस्था से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। एकादशवें भाव, दसम भाव की स्थिति जन्म कुंडली में कैसी बनी? इस भाव के स्वामी लग्न में, तो व्यक्ति कामकाजी रहेगा, वो कभी खाली नहीं बैठना चाहता है। एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें में बैठे हों या एकादशवें भाव में चंद्रमा गुरु का संबंध है तो व्यक्ति अपने जीवन से संपूर्णतया चीज़ें
प्राप्त कर जाएगा। दाम्पत्य, संतान, विवाह, ये सब बहुत अच्छे बने हुए हैं। व्यय और ऋण इस कुंडली को परेशान कर सकता है, इस वजह से किसी को देने से पहले विचार करना होगा। ये इतनी सारी चीज़ें हैं। दशाओं के आधार पर अगर बात करते हैं तो हमें किन दशाओं में सावधानी की आवश्यकता होगी, तो कर्क लग्न की कुंडली के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के मारक होते हैं शनिदेव, अष्टम में ही बैठे हैं और पापी ग्रह के साथ बैठे हैं। एकादशवां भाव पापी भाव होता है, द्वितीय भाव भी मारक होता है, तृतीय भाव भी मारक होता है, सप्तम और अष्टम ये मारक भाव हैं। तो तृतीय भाव के स्वामी के साथ द्वितीय भाव के स्वामी बैठे हैं छठे भाव में, यानी कि ये जब सूर्य और बुध एक्टिव होंगे तो एक तरफ व्यक्ति को साहसी बनाएंगे, नौकरी आदि देंगे, उसको प्रमोशन आदि मिल जाएगा, लेकिन उसी समय मानसिक तनाव या कई बार स्वास्थ्य में परेशानी भी देंगे। जबकि शनिदेव इस कुंडली में मंगल से दृष्ट हैं, मंगल शनि का प्रभाव, शुक्र एकादशवें भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठ गए और सप्तम और अष्टम के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी छठे में चले गए, द्वितीय भाव के स्वामी छठे में चले गए। इसका अर्थ होगा कि ये ग्रह जो शनि बैठे हैं, ये शुक्र जो बैठे हैं ये, और रोग देंगे ये और मारने का काम शनि शुक्र करेंगे। इस कुंडली में शुक्र और शनि मारक ग्रह बनेंगे। दूसरा, सूर्य और बुध परेशानी देंगे, मानसिक परेशानी, ऑब्स्टेकल देंगे, मारेंगे नहीं। द्वितीय भाव मारक होता है, लेकिन द्वितीय भाव पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है या द्वितीय भाव के साथ अगर शनि का संबंध हो जाता है या द्वितीय भाव के अधिपति के साथ अगर शनि राहु बैठ जाते हैं तो शनि राहु ही मारक बन जाते हैं। द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि है, द्वितीय भाव मारक है। सप्तम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम मरणम मारकेशस्य दशायाम प्रवदेत सुधि। सप्तम भाव से ज़्यादा मारक द्वितीय भाव होता है और द्वितीय भाव से ज़्यादा मारक तृतीय भाव होता है। कैसे? अष्टम भाव मृत्यु का होता है, क्यों? मृत्यु और आयु दोनों का होता है। यहाँ से आठवां भाव भावत भावम सिद्धांत के आधार पर यहाँ का आठवां, यहाँ का सातवां ये और यहाँ का आठवां। इसका अर्थ होगा कि बुध और केतु जब कभी भी एक्टिव होंगे तो भी व्यक्ति को मारने का काम करेंगे। क्लियर है? इस वजह से मैंने बुध को कहा है। द्वितीय भाव के स्वामी या द्वितीय भाव पे अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो शनि मारक ग्रह हो जाते हैं। अष्टम भाव या सप्तम भाव से जब कभी भी शनि का संबंध बनता है तो शनिदेव खुद मारक हो जाते हैं। तो शनि, बुध, केतु ये ग्रह प्रधान मारक बनेंगे और सामान्यतया सहायक मारक में शुक्र और सूर्य आदि ग्रह बनेंगे, जिसमें सूर्य मारेंगे नहीं, सहायता करेंगे। इन दशाओं में हमें सावधानी बरतनी होगी। अभी वर्तमान में चंद्रमा की दशा है, 2032 तक चलेगी, घबराने की कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। एक चांदी का चंद्रमा गले में धारण करना चाहिए और मैंने जो जड़ कहा है वो धारण करना चाहिए। शिक्षा पद्धति के आधार पर इंजीनियरिंग, मेडिकल और इसके साथ साथ प्रोफेसर बनने का योग ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी क्षेत्र का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। दशमांसा चक्र में कन्या राशि बनी है, जो यहाँ के तृतीय भाव के स्वामी हैं। लग्न में शनि बैठे हैं, पंचम भाव के स्वामी होकर के व्यक्ति बुद्धिमानी हमेशा दिखाएगा। पंचम भाव में राहु यहाँ बैठे हैं, इस भाव के स्वामी लग्न में। शुक्र दशम स्थान से बैठ करके चतुर्थ भाव को धनेश होकर के अगर व्यक्ति प्राइवेट काम भी करता है तो उसके पास अच्छा पद रहेगा। और चूंकि यहाँ पे बुध और मंगल बैठे हैं, बुध यहाँ दशम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कहीं भी नौकरी करेगा तो अपने पिता के मान आदर्शों का स्थापित करते ही करेगा। गुरु उच्च के बैठे हैं यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति, यहाँ भी अच्छी स्थिति है। इसका अर्थ होगा कि जातक या जातिका अपने जीवन काल में वो हर एक मुकाम हासिल कर लेंगे जिसकी आवश्यकता उसके जीवन में रहेगी। दान पुण्य पूजा पाठ करना हो रोहिणी नक्षत्र में करें, यात्रा करनी हो पुष्य नक्षत्र, उसके बाद कुछ और भी काम करना हो उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा, उसके बाद अश्विनी, उत्तराषाढ़ा, ये सब नक्षत्र अच्छे हैं। इसके साथ साथ मित्रता वृश्चिक और मीन वालों से हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। घर जिसमें आप निवास कर सकते हैं उसके आधार पर उत्तर दिशा का घर बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण और पूर्व दिशा में। विवाह करना हो तो कुंभ राशि कुंभ लग्न, वृष राशि वृष लग्न और मकर राशि मकर लग्न के जातकों से विवाह हो, जातक जातिका से विवाह हो। इसके साथ विवाह पूर्व दिशा में हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भाग्य उदय का योग बनेगा। जन्म कुंडली में जब कभी भी देव गुरु बृहस्पति, चंद्रमा
और सूर्य के साथ मंगल जब कभी भी एक्टिव होंगे व्यक्ति के जीवन को लाभान्वित करेंगे। भवन भूमि वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में मंगल की दशा में प्राप्त होगा और बुध की दशा सहायता करेगी। माता और पिता में से पिता और माता दोनों का प्रभाव 100% बहुत अच्छा है। व्यक्ति संततिवान होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। विद्या अध्ययन में कभी कभी वक्त पे बुद्धि काम नहीं करेगी, इसकी शिकायत होगी। इस वजह से गणेश जी को दुर्वा अर्पित कराएं। श्री महापुरुषाय नमः इस मंत्र का व्यक्ति को जप कराएं। साथ ही साथ विद्या किसी भी तरीके से पूरी हो जाएगी। बड़े छोटे भाई बहनों का सुख इस कुंडली में 100% है, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त पूजा पाठ में व्यक्ति का मन थोड़ा कम लगेगा आरंभ में, बाद में धीरे धीरे जैसे अवस्था प्राप्त होगी वैसे वैसे चीजें हो जाएंगी। स्वास्थ्य के मामले में हमें पेट में गैस बने, पाचन तंत्र गड़बड़ हो और कभी कभी गले में ये जो बनी है वृष राशि बनी है, वृष राशि और कर्क राशि लग्न में, ये आप जरा ध्यान से देखेंगे तो ये वृष राशि जो होती है वो पूरा ऊपर का, ये मुखड़ा हो जाए, जबड़ा हो जाए, गाल हो जाए, जीभ हो जाए, ग्रास नली हो जाए, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को कभी कभी परेशानी देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ से सावधानी थोड़ी बहुत रखनी होगी। इतनी सारी चीज़ें हैं। और अरिष्ट चक्र के आधार पर मैंने बात कही, भुजाओं में दर्द नहीं है, पेट ही थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर सकता है, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है, हमें उसका ध्यान रखना होगा। जीवन पर्यंत अगर कोई रत्न इस कुंडली में पहनना होगा तो इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति का रत्न सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए 100% बहुत बढ़िया बनेंगे, इस वजह से हम उनका रत्न धारण कर सकते हैं। दिन मैंने बताया है सोमवार और मंगलवार बहुत अच्छा रहेगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली अगर हम होरा चक्र की बात करते हैं तो आपकी कुंडली के आधार पर मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा मानसिक शांति देंगे, जबकि गुरु, बुध और शुक्र कभी कभी परेशानी दे सकते हैं या थोड़ा बहुत इरिटेशन दे सकते हैं। किस दशा काल में स्वास्थ्य कमजोर होगा और किस दशा काल में हमें सावधानी की आवश्यकता होगी, तो इस कुंडली में अभी वर्तमान में चंद्रमा की दशा चल रही है। उस चंद्रमा की महादशा में सूर्य और बुध का अंतर कष्ट दे सकता है। एक परेशानी चंद्रमा की महादशा में केतु भी दे सकते हैं, जो आएंगे 2029 के अप्रैल में। मंगल की महादशा में राहु का अंतर, मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर और मंगल की महादशा में शनि का अंतर, ये कष्ट दे सकता है। राहु की महादशा जब चलेगी तो राहु बढ़िया देंगे, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, पर राहु में राहु का अंतर कष्ट देगा, मानसिक आर्थिक पिता से संबंधित। राहु में शनि का अंतर, राहु में शुक्र का अंतर धन देगा, राहु में मंगल का अंतर ऑपरेशन पेट में परेशानी देते हैं। गुरु की दशा जब आएगी तो लाभ देगी, नौकरी को और भी ज़्यादा स्थिरता देगी और गुरु की दशा में व्यक्ति बहुत सारे सुख जो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो उसे वो प्राप्त कर लेगा। लग्न का मान बहुत अच्छा है, 20 अंश का है, इस वजह से हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारी बुद्धि प्रबुद्ध है, हमारा नेचर ठीक है। ग्रहों के नक्षत्र के आधार पर अगर बात करते हैं तो सूर्य आपकी कुंडली में आपको नौकरी देने वाले बन रहे हैं, चंद्रमा आपकी कुंडली में इमोशनल बना रहे हैं, मंगल आपकी कुंडली में आपको न्यायप्रिय बना रहे हैं पुष्य नक्षत्र में, बुध आपकी कुंडली में आपको ज्ञानी बना रहे हैं और कभी कभी अपनी दशा में छोटे मोटे परेशानी भी देते दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको पद, प्रतिष्ठा और यशस्विता दे रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली में आपको धन दे रहे हैं, राहु के नक्षत्र में हैं। शनि आपकी कुंडली में आप में गंभीरता और न्यायप्रियता दे रहे हैं। शनि आपकी कुंडली पूर्व भाद्रपद में है। उसके बाद राहु आपकी कुंडली में कन्फ्यूजन और कभी कभी मतभेद पिता से दे रहे हैं और केतु आपकी कुंडली में आपको नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला इंसान बना रहे हैं। बाकी इस कुंडली का धर्म और पद दोनों ही बना हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। विवाह टूटने वाली स्थिति में नहीं रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।